हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोन गौरव अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से स्मार्ट स्टडी के थ्रू अपनी तैयारी कर रहे होंगे और जान ही रहे हैं कि रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जल्द से जल्द आपको वैकेंसी और एग्जाम डेट मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आते ही सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो आयोग हो चाहे कोई भी हो, आप जानते हैं। तो सरकार की बात ना मानकर आप कम से कम इसकी तो देखिए कि इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन आएगा तो चाहे जैसे करके सरकार अफरा तफरी में भी वैकेंसी और एग्जाम करवाएं, तो उसको ही देखते हुए तैयारी कर लीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जो भी बच्चे कहीं शुल्क देकर पढ़ने में अक्षम हैं, उनको यह वीडियो जरूर भेजिएगा ताकि उनको पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस इस तरह से मिल सके। चलिए आज की क्लास देखी जाए। बेहतरीन क्लास है, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए और भी बेहतरीन आप बना सकते हैं इसको अपने कमेंट के माध्यम से। कमेंट आपके जितने सटीक और अच्छे होंगे उतना ही जानदार आपका क्या होगा, सेशन होगा। तो हाँ, ये लीजिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। इस प्रश्न को हल कीजिए और बताइए। चलिए जल्दी से जल्दी बताइएगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। बहुत आसान सा है, बचपन में ही आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। और जब बचपन में इसको पढ़ चुके हैं तो आपको कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई इसमें समस्या आ गई तो फिर आप बताइए आगे आप क्या करेंगे। आगे आप क्या ही करेंगे, फिर मैं क्या ही कहूँगा आपको। तब तो बात ये हो जाएगी कि यार इतना छोटा सा प्रश्न आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे काम करेंगे आप, बताइए। चलिए मैं बताऊं आपको, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो आइए पहले पेन ले लूं, भाई पेन नहीं लिया हूं अभी। अभी इसमें मैं आपको नई चीजें बताऊंगा। प्रश्न तो आसान है लेकिन इसके बाद जो चीजें बताई जाएंगी वो आप देखिए। कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। ठीक, यानी कि वर्क, जो ये वर्क है इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी, जब तक आप पौष्टिक आहार खा के अपने अंदर एनर्जी नहीं बनाएंगे, तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है। यदि इसमें कोण दिया हो, यदि इसमें क्या दिया हो? कोण दिया हो। यदि दिया हो तो, अगर मैं यही कह लेता यदि इसमें कोण दिया होता, कोण दिया होता तब क्या होता? तो यही सूत्र बदल जाता। किसमें बदल जाता? यहां पे आपको इनटू cos थीटा लग जाता। ठीक है, थीटा कोण अगर इसमें दिया होता तो, या फिर थीटा का मान पूछता तो यहाँ पे आप cos थीटा कर लेते। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये हो जाएगा W बराबर F इंटू डी कहिए, या W बराबर F इंटू एस कहिए। एस मतलब भी डिस्प्लेसमेंट होगा और डी मतलब भी डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है। अब ये बताइए कि इसका मतलब तो ये हो गया, लेकिन इसकी इकाई क्या होगी? फिर इसका मात्रक क्या होगा भाई? इसका मात्रक भी तो होना चाहिए। वर्क की जो इकाई होती है वो होती है, मेरे देखने में तो जूल होती है भाई। वर्क और उष्मा, वर्क और ऊर्जा,
वर्क और ऊर्जा दोनों की, कार्य एवं ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? अब यहाँ पे आप कहिए तो कार्य एवं ऊर्जा दोनों की इकाई क्या कही जाती है? जूल कही जाती है। दोनों की इकाई को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें तो आप कैसे निकाल सकते हैं इनको? तो आप इनको निकाल सकते हैं, F बराबर क्या होता है? F का मतलब होता है बल। F का मतलब क्या होता है? बल। अगर मैं इन्हें हिंदी में लिख दूं तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, इसे आप कहेंगे बल गुणे विस्थापन। क्या कहेंगे भाई? बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन इसका सूत्र होता है। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है दोस्त न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन हो गया, ठीक है, बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन दिया। विस्थापन जो होता है वो दूरी पर होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी होता है भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और दिशा ज्ञात होनी चाहिए। दिशा क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। अगर दिशा ज्ञात है तभी विस्थापन होगा, नहीं तो उसे दूरी कहा जाता है। उसकी दिशा और दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है, दोनों होनी चाहिए उसमें। जब दोनों होगा, जैसे कहते हैं ना दिशा व परिमाण दोनों होने चाहिए, तो इसमें दोनों है इसलिए इसे कहेंगे। अब दूरी को मापते किसमें है आप? मीटर में। तो ये न्यूटन हो गया, न्यूटन के साथ मीटर लग गया, न्यूटन के साथ मीटर लग गया। आप चाहे आप न्यूटन कहिए, चाहे आप न्यूटन मीटर कहिए, चाहे आप जूल कहिए, दोनों इकाई इसी की हो गई। फॉर्मूला आपके सामने है, परिभाषा आपके सामने है, तो बताइए आपको कभी कोई दिक्कत अब होगी? इतनी चीजें मैंने आपको इसी पर बता दी है, तो बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अब ऑप्शन भी मैं आपको बताऊं। सारे ऑप्शन बताने की जरूरत ही नहीं, मैंने इसको ही इतना बता दिया। ऑप्शन बताने की जरूरत जिसमें होगी मैं पूरा ऑप्शन बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बल अभी देखने को मिलेगा इसलिए मैं आगे उसको बताऊंगा। चलिए, तो इसका ऑप्शन तो भाई पहले ही बता दिया। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पर आते हैं। क्या है इसमें? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा भाई? उसमें क्या होगा देख लीजिएगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। कार्य अगर आप कर रहे हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता है, ये सही है। कार्य धनात्मक है, कार्य धनात्मक है तो निकाय में क्या होगा उसने पूछा है, ना कि पूछा है कि ऊर्जा में क्या होगा। उसने ऊर्जा का मतलब ही नहीं पूछा, यहाँ पे ऊर्जा के लिए कुछ कहा ही नहीं है। उसका मान शून्य होगा। अरे यार, कार्य जब धनात्मक है तो मान शून्य कहां से होगा? कार्य का मान धनात्मक है तो कुछ तो मान आएगा, कुछ तो मान आएगा। उसके बाद वह नियत रहेगा। फिर वही बात, नियत रहना शून्य रहना दोनों तो एक ही बात होती है। नियत रहना शून्य रहना दोनों तो एक ही बात हो गई। ये दोनों ऑप्शन तो एक ही को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये भी, ये इसका कोई मतलब ही नहीं। ऊर्जा तो उसने पूछा ही नहीं है। बचा क्या फिर? बचा इसमें, हाँ, ऊर्जा का यहाँ क्या कह रहा था? ह्रास होगा। नहीं भाई, उसकी देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊर्जा में क्या होती है? ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब क्या होता है? कार्य पॉजिटिव मिलेगा। जब कार्य आपको पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब है कि ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। सीधी सीधी बात है, जब आप कार्य करेंगे तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? निकाय की ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा, लेकिन निकाय की ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसीलिए इसमें और इसमें दोनों में कंफ्यूजन था आपको, दोनों में कंफ्यूजन था। आप कार्य कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होगा, लेकिन उस निकाय की ऊर्जा, उस निकाय में देखिए, निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें होगा, क्या होगा? ऊर्जा की वृद्धि होगी। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। चलिए, ये रहा, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया, मतलब ये वाक्य रखा हुआ है और वाक्य में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। कार्य कब होता है? कार्य कब होता है भाई? तो कार्य कब होता है मैं बता दूं आपको। तो कार्य होता है तब जब आप उस स्थान से विस्थापन कीजिए, उस स्थान से चाहे आगे जाइए, पीछे जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन वहां से जाइए जरूर, ठीक है, वहां से आप जाइए जरूर, तब आपका क्या होगा? विस्थापन मतलब कार्य होगा। तो अब देखिए, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है।
बल गुणे विस्थापन होता है ना, यहाँ तो बल लग गया, बल लग गया, विस्थापन कहाँ हुआ? W बराबर कार्य की बात कर रहा है ना, तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू डी या F इंटू एस। तो अब आप बताइए, तो F यानी कि उसने 10 किलोग्राम वजन तो ले लिया है, लेकिन विस्थापन कहाँ हुआ? विस्थापन तो नहीं हुआ, इसका मतलब लग रहा है कि इसमें कार्य नहीं हुआ है। ऑप्शन यही सही होना चाहिए। सचिन 4 किमी चलता है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, उसने कुछ कार्य किया, अपने अंदर की ऊर्जा जो है उसने व्यय की, उसने एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, यहाँ पर अपने शरीर की जो ऊर्जा है उसने व्यय किया, यानी कि फोर्स भी खत्म हुआ और साथ ही साथ डी यानी कि विस्थापन भी हुआ। ठीक है, जब दोनों एक साथ होगा तभी कार्य होगा। एक पुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, वजन ले जाता, देखिए यहाँ पे भी एफ हो रहा है और साथ ही साथ डी विस्थापन भी हो रहा है, मतलब वो भी जा रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, जब क्रिकेट खेलने तो एनर्जी लॉस होगी, यानी कि एफ लग गया और साथ ही साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, दौड़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, इधर से उधर जाएगा, तो वहां विस्थापन भी हो गया। यानी कि इन तीनों में एफ इंटू डी है, लेकिन इसमें सिर्फ एफ है, सिर्फ क्या है? एफ है। सिर्फ एफ का मतलब सिर्फ बल लगाना ही कार्य करना नहीं होता है, सिर्फ बल लगाना ही कार्य करना नहीं होता है, बल के साथ विस्थापन भी होना चाहिए, कितनी दूरी तक कार्य किया ये भी होना चाहिए। तो अब आपको समझ में आया, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का वजन जरूर लिया, लेकिन वो वहां से कहीं गया नहीं, वहां से कहीं नहीं गया वो। इसका मतलब है कि वहीं लेकर खड़े रहने से आप सिर्फ बल का ह्रास कर रहे हैं, विस्थापन नहीं कर रहे हैं, जबकि नियम क्या है कि बल के साथ आपको विस्थापन भी देना है, बल के साथ आपको विस्थापन भी देना है। और उसने कहा है कि इसमें कार्य नहीं हो रहा है, तो किसमें कार्य नहीं हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए में कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता है जब, यानी कि ये सीधा सीधा कह रहा है कि कार्य किया गया हो, कार्य किया गया है, उसका पूरा नियम क्या है। अभी इसके पहले मैंने आपको बता दिया क्या, W बराबर F इंटू डी, W बराबर F इंटू डी या W बराबर F इंटू यस। अब D कहिए या यस कहिए, दोनों बातें एक सेम है, और इसका मतलब यही होता है कि अब ये इसने कह दिया कि बल तो लगा है, कार्य हुआ है, लेकिन इसमें शर्त क्या होनी चाहिए? एक और शर्त जब तक इसमें नहीं लगेगी तब तक ये कार्य नहीं हो पाएगा, तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो क्या कह रहा है? विस्थापन बल की दिशा में हो, पहला ऑप्शन। विस्थापन बल के लंबवत हो, दूसरा ऑप्शन। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, या फिर बल की विपरीत दिशा में होता है। देखिए, बल की जब विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, बल की विपरीत दिशा में विस्थापन जब होगा, तो इसका मतलब है कि मान ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब होता है कि मान कैसा आएगा? मान तो आएगा, कार्य होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, जब कोई विस्थापन ही नहीं है, यानी कि वही बात हुई कि कपिल 10 किलो का वजन लिया था लेकिन अपने सिर पर लेकर खड़ा था, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे अब आप जाओगे, आपका कोई बैग उठा रहा है, आप स्टेशन पर गए, आपका कोई बैग उठाया, बैग उठाकर अपने सिर पर लेकर खड़ा है, वो आपकी गाड़ी तक नहीं गया, वहीं पर लेकर खड़ा है, तो क्या आप उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे ना। आप तो ये कहोगे यार तू गए ही नहीं, लेके खड़े रहने से मैं थोड़ी पैसे दूंगा आपको, लेके तो मैं भी खड़ा रह सकता हूँ। तो जब तक लेके जाओगे नहीं कहीं, तब तक मैं आपको पैसे क्यों दूं? इसका मतलब उसने कोई कार्य नहीं किया। यहाँ पर भी वही नियम लग रहा है कि भैया जब वो विस्थापन नहीं कर रहे हो, विस्थापन का मान 0 है, इसका मतलब है, देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F इंटू डी, डी का मान जब 0 होगा, अब किसी में 0 का गुणा करोगे उसका भी मान तो 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया, यानी कार्य बराबर 0। अब यही इसमें भी कह रहा है लंबवत है, विस्थापन बल के लंबवत है, बल यहाँ लग रहा है। अब ये लंबवत का मतलब वही कह रहा है कि इसके ऊपरी दिशा में लग रहा है। अरे भाई, जब ये आप इस स्थान से आगे पीछे कहीं नहीं हो रहे हो, इसका मतलब है कार्य नहीं हुआ है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कार्य नहीं हुआ है। अब देखिए, जहां पे बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन अगर हो रहा है, जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब है कि कार्य धनात्मक है। कार्य कैसा है मेरे भाई? धनात्मक है। ठीक है, तो ये है आपके फिजिक्स के नियम, ये आपके जीवन में लागू होते हैं। आपके जीवन में क्या होते हैं? ये पूरी तरीके से लागू होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित का मिलान करें एवं सही विकल्प का चयन करें। कूट मिलान है, देखिए कूट मिलान है भाई, इसको आपको मिलाना है और उसके बाद यहाँ पर चयन करना है इसका सही विकल्प का। तो अब आप बताएंगे कि कौन सा सही होगा। पहले बताइए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड चाहे ठोस हो चाहे आपका वो हो, शुष्क हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यही होता ही है। इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है, एक बार प्रश्न आया हुआ है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, क्या कहते हैं, या फिर शुष्क बर्फ को कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है शुष्क बर्फ। क्या होता है भाई? शुष्क बर्फ होता है। ठीक है, पहला मिल गया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है यानी कि CaCO3 जो होता है वो होता है संगमरमर का पत्थर। क्या होता है? संगमरमर होता है, यानी कि पत्थर होता है। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक जो एसिड है ये भाई, कार्बोनिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? तो ये होता है मेरे दोस्त सोडा वाटर प्रूफ, सोडा वाटर प्रूफ। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ये कार्बोनिक हो गया, कार्बोनिक हो गया। ठीक है, कार्बोनिक हो गया। HCOOH वो उसका फॉर्मूला जाएगा तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब आप जानते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि ये तो खाने का सोडा है। इसे आप लोग क्या कहते हैं? इसे आप लोग खाने का सोडा कहते हैं, खाने का सोडा। तो आप बताइए, खाने का सोडा को ही हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। अब इतनी चीजें जब आपको पता हो गई कि बेकिंग पाउडर भी इसी को कहते हैं, तो बेकिंग सोडा तो लिखा हुआ है ना, लीजिए मिल गया यहाँ पे। अब इसको मिलाइए कि पहला ए वाले में दूसरा होना चाहिए, ए वाले में दूसरा 3 में है, यानी कि एक तो कट गया, ये वाला तो कट गया, ये वाला कट गया भाई। अब बी वाले में तीसरा होना चाहिए, बी वाले में क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए। बी वाले में चौथा है, ये कट गया। बी वाले में पहला है, ये कट गया, यानी कि बचा तो एक ही ऑप्शन। इसमें तो आपको आंसर मिल गया, इतने में ही आंसर मिल गया। लेकिन आप मिलाइए पूरा, आप मिलाकर देख लीजिए। पहले में ए में दूसरा, बी में तीसरा, उसके बाद सी में चौथा, सी में चौथा, उसके बाद फोर्थ में यानी डी में पहला। लीजिए, ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या बन गया? राइट आंसर बन गया। लेकिन ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो मजेदार प्रश्न होते हैं। 2-3 ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप एक मिल गया, 2 मिल गया, तो आप आराम से इसको लगा लेंगे। इसमें गलत होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन आपको पता है तो, जानकारी है तो, ऐसे प्रश्न तो मुझे मजा आते हैं करने में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय तो लेते ही हैं मिलाने के लिए। आइए, 5वां हो गया, 6ठे पर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होते हैं। इसमें नियम एक दे दिया है, साल्वे प्रक्रिया। क्या दे दिया? साल्वे प्रक्रिया से, साल्वे प्रक्रिया से, साल्वे प्रक्रिया से दे दिया। नहीं तो इसमें ऑप्शन तो मैं आपको दिखाऊंगा, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड। इससे भी सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है, सोडियम कार्बोनेट बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इससे नहीं बनेगा, इतने से थोड़ी बनेगा। अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इसी से तो नहीं बनेगा। बचा क्या? सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया। ये देखिए, जो साल्वे विधि है, साल्वे विधि में आप देखेंगे तो ये तीनों होने चाहिए,
ये तीनों होने चाहिए भाई। साल्वे विधि में ये कच्चे पदार्थ होने चाहिए, रॉ मटेरियल ये होने चाहिए, तभी आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हो, Na2CO3 को बना सकते हो। इसे आप लोग धावन सोडा कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग क्या कहते हैं? धावन सोडा, या फिर आप इसे को कहते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या कहते हैं भाई? वॉशिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है, वॉशिंग पाउडर कहते हैं। लीजिए आप इसे समझ लीजिए, जान लीजिए, एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए कि क्या क्या चीजें साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग होती है। साल्वे प्रक्रिया में ये चीजें प्रयोग होती हैं। बाकी ये देखिए ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, लेकिन साल्वे विधि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। साल्वे विधि में इसका प्रयोग किया जाता है अमोनिया साथ में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन और अमोनिया। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आइए अगला प्रश्न। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है। अच्छा भाई, कार्बन का प्रतिशत हो या किसी का भी प्रतिशत आपको ज्ञात करना हो तो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कार्बन का प्रतिशत ये पूछ रहा है, कार्बन का प्रतिशत। जब कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है तो आप इसमें देखिएगा कि कार्बन का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आप यहां पर निकालेंगे C का मोलर द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान जिसे कहते हैं आप लोग, मोलर द्रव्यमान। C का मोलर द्रव्यमान यानी कार्बन का मोलर द्रव्यमान बटे जो यौगिक है, यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यौगिक का मोलर द्रव्यमान। मैंने आपको एटॉमिक ये क्या बोलते हैं परमाणु आणविक द्रव्यमान मैंने निकालना बताया था, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट आपको निकालना मैंने बताया था। उसमें और साथ ही साथ गुणा करेंगे किससे? 100 से गुणा करेंगे। गुणा किससे करेंगे? 100 से करेंगे ना, गुणा 100 से करेंगे। अब आप बताइए जब 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज लेकर आ जाएगा। C यानी कि कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। 6 का मतलब 12 हो गया, लगभग 12 हो गया, ठीक। 12 बटे यौगिक, यौगिक मतलब कैल्शियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 यानी कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा 40। द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। और कार्बन का तो बता ही दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और द्रव्यमान कितना हो जाएगा? फिर द्रव्यमान हो जाएगा इसी का 2 गुना कर दीजिए, 16 होना चाहिए। 16 अप्रॉक्स होता है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट में माइन्यूट आता है, दशमलव के कुछ माइन्यूट में आता है, तो उसको छोड़िए, लगभग में मान लीजिए और समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पर 40 प्लस 12 प्लस 16, 16 का गुणा 3 में करेंगे क्योंकि ये 3 है, 3 परमाणु हैं, तो 16 का गुणा 3 में, 16 3 48। अब तीनों को जोड़िए कितना हो रहा है? 48 12 कितना हो गया? 60 40 100 यानी कि 12 बटा 100 और गुणे जो प्रतिशत वाला 100 है ये सब मिला के 100 यहाँ पे करेंगे तो भाई वही बात तो हो गई, 100 से 100 कट गया, 12% आ गया, 12%। इसका योगदान कार्बन का प्रतिशत कितना हो गया? कार्बन का प्रतिशत हो गया 12। आप इसी तरह से किसी का भी निकाल लेंगे। कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम उसका निकालें, कार्बन का निकाले हैं, कैल्शियम का निकालेंगे तो कैल्शियम का भी आ जाएगा। कैल्शियम का आप निकालना चाहेंगे तो कैल्शियम का भी निकल कर आ जाएगा। बस कैल्शियम के मान को ऊपर रखना पड़ेगा, 40 को ऊपर रख देंगे, 12 प्लस 48 ये हो गया, मतलब ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा यानी कि 40% इसका भी आएगा। इसका कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40% हो जाएगा। कैल्शियम का 40% हो गया। अब 12 48, हाँ, फिर इसका हो जाएगा, अगर हम लोग इसका ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी 100 होगा, 100 होगा, 60 होगा, 100 होगा तो कितना होगा? अगर हम लोग ऑक्सीजन का देखेंगे 16 3 48, 16 3 48, 48%, 16 3 48 यानी कितना हो जाएगा? 48%, 48% आ जाएगा कार्बन का, ऑक्सीजन का। मतलब कि जब 12 इसका है, 12 मतलब 100% होता है कुल मिला जुला के 100% में ये उसका 100% तो निकल के चला है। एक का निकाल लेंगे, सबका निकल के चला है, बस ज्ञात होना चाहिए। आइए आगे चलें। कितना था भाई? कितना निकाले हैं अभी? 12%। ये लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो गया। कितने आसान से प्रश्न होते हैं, लेकिन क्या करोगे। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हड्डियों और दांतों का जो मुख्य संघटक होता है वो क्या होता है? तो हड्डियों में कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, दोनों का संघटक होता है। फास्फोरस उसको मजबूती प्रदान करता है,
फास्फोरस क्या करता है, दांतों में मजबूती प्रदान करता है, और कैल्शियम जो है उसको सफेदी प्रदान करता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैल्शियम फास्फेट बना लेते हैं और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। दोनों का यही संघटक होता है। देखिए ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है आपके, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस मैंने बताया ना, कैल्शियम और फास्फोरस, तो कैल्शियम फास्फेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, कैल्शियम फास्फेट बना लेते हैं, और यही इसका संघटक होता है। ऑप्शन नंबर डी में है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप समझ में आ गया आपको। अच्छा, दांतों का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है, दांतों का सबसे मजबूत क्या होता है, तो दांतों में सबसे मजबूत जो होता है उसका दांतों का इनेमल होता है। क्या होता है, दांतों का इनेमल, यानी कि जो उसका खोल होता है वही होता है। दांतों का जो खोल है वही उसका सबसे मजबूत हिस्सा होता है। किसका बना होता है, फास्फोरस का बना होता है। ठीक है, चलिए हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है, सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता होता है। तो हैलोजन की बात कर रहा है, तो भाई हैलोजन, आयोडीन का मतलब आई से प्रदर्शित करते हैं, ब्रोमीन को Br से प्रदर्शित करते हैं, क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, फ्लोरीन को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से ना, Fl से। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, फ्लोरीन। क्या हो जाएगा भाई, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करता है। फ्लोरीन क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करता है। इसीलिए CFC आप जानते हैं, CFC जो होता है सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, फ्लोरीन पाया जाता है भाई, फ्लोरीन पाया जाता है, इसीलिए ये सबसे खतरनाक होता है। अब ये जो फ्लोरीन सबसे खतरनाक होता है, ये ओजोन में, ओजोन ही है, ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन का ही क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, इसीलिए ओजोन परत का क्षरण करता है ये, इसीलिए ओजोन परत का क्या करता है, क्षरण करता है। अभी तक ये कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 9 हो गया, 10वें पर चलते हैं, 10वें पर चलते हैं भाई। चलिए जल्दी से बताइएगा, क्या बात है भाई, लाइट वेट नहीं आई थी क्या। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 सेल्सियस पर 11 से कराने पर बनती है। 300 सेल्सियस को 11 पर कराने पर बनती है, क्या बनती है यार, ये तो समझ में आ जाना चाहिए आपको, ये तो आसान सा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस, इसी को हम क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं भाई, दम घोटू गैस कहते हैं। ठीक है, दम घोटू गैस किसको कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को ही कहते हैं। और इससे बनेगा क्या, बनेगा CH4 बनेगा। CH4 को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। CH4 को क्या कहते हैं भाई, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एथिन कहते हैं कि मेथिन कहते हैं, दो में से, चलिए दो मैं कार दे रहा हूँ, दो मैं कार दे रहा हूँ, इसमें से अब एथिन कहते हैं या मेथिन कहते हैं, ये आपको बताना है। 50-50% दे दिया और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मैंने पूरा काम कर दिया, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो बताना है आपको ऑप्शन। अब उसके बाद चलते हैं, ये बैंक का आ गया, बैंक का इसका मतलब है कि अब आपका इकोनॉमी आ गया, साइंस समाप्त हो गया आपका। साइंस के बाद आपका क्या आ गया, इकोनॉमी आ गया। इसमें बताना है आपको, बताइएगा। बैंक फिक्स डिपॉजिट पर कितना प्रतिशत ब्याज देता है, कितने प्रतिशत ब्याज देता है भाई, ये तो आसान सा प्रश्न है। 5 से 7% ब्याज देता है। फिक्स डिपॉजिट जो आप करते हैं उस पर क्या देता है, 5 से 7% का ब्याज देता है, इसीलिए आपका फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वही पैसे जानते हो कैसे देते हैं, ये अपना पैसा आप बैंक में रख रहे हैं, वही पैसा उठाकर किसी और को दे देंगे, वो क्या करेगा, उस पर ब्याज देगा। तो वही पैसा लगाकर सोचिए, आपका पैसा गया, काम हुआ, उसके बाद वो उसका ब्याज के साथ लौटाएगा, तो वही ब्याज में परसेंटेज, वो देने में ज्यादा ब्याज लेते हैं, आपको देने में कम देते हैं, तो उसका जो परसेंटेज बच गया वो बैंक ले लेगा और आपका पैसा आपको वापस, और उसके साथ आपका इंटरेस्ट भी वापस, इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा वापस दे दिया। इसीलिए कहते हैं पैसा डबल हो गया। डबल कैसे हो जाता है, एक साल तक कोई और यूज किया, एक साल तक और यूज किया, उससे जो शर्त लगी है कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूं, मुझे इसका 1.5 गुना चाहिए, 1.5 गुना दे दो उस टाइम में, ऐसे करके पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ब्याज लगती है। चलिए 5 से 7% हो गए। हाँ, व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, वो सामान्यतः ब्याज नहीं देते हैं। किस पर नहीं देते हैं, सावधि जमा खाते पर देते हैं, बचत खाते पर देते हैं, आवर्ती खाते पर देते हैं, सिर्फ चालू खाते पर नहीं देते हैं भाई। चालू जमा खाते पर कोई भी क्या होता है, ब्याज नहीं मिलता है, कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। अरे आप डेली जा रहे हैं, डेली पैसे निकाल रहे हैं, डेली आप अपना आदान प्रदान कर रहे हैं, तो उस पर ब्याज कहाँ से मिलेगा, उस पर ब्याज मिलता है। बचत जमा खाते पर मिलता है, सावधि पर मिलता है, बचत का मतलब जो बचा हुआ आपका उस पर मिलेगा। फिर उसके बाद सावधि जमा खाते पर मिलता है,
अवधि के हिसाब से जो जमा किया जाता है उस पर मिलता है, आवर्ती जमा खाते पर मिलता है, ठीक है, इन पर मिलता है, बाकी चालू जमा खाते पर नहीं मिलता है। ये आसान सा प्रश्न था यार, आप लोगों के खाते में भी चालू खाते हैं इसलिए आपको ब्याज नहीं मिलता है। आइए, 2 रुपए और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं? तो किसके हस्ताक्षर पाए जाएंगे भाई? तो इस पे पाए जाते हैं आपके आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर, अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको, इसके पहले मैंने बताया था कि आरबीआई गवर्नर यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ये देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी में ये आपका आंसर पड़ा हुआ है। आपका आंसर पड़ा हुआ है कि गवर्नर महाराज के होंगे। और एक की नोट पर किसके हस्ताक्षर थे या कौन जारी करता है, ये मैंने बताया था कि भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। और सिग्नेचर किसका होता है? तो इसमें होता है वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्री। अच्छा हाँ, ये देखिए वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय का सिग्नेचर होता है। भारत सरकार द्वारा ये जारी किया जाता है, भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। और एक की नोट छोड़ दीजिए तो बाकी सब पर किसका होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का होता है, बाकी सब पर उन्हीं का होता है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा प्रश्न नंबर आपका, लास्ट होना चाहिए, 15 प्रश्न है, 2 प्रश्न है अभी आपके। चलिए, तो भारत में सिक्का कहाँ बनाया जाता है? सिक्का जहाँ बनाया जाता है उसे हम लोग टकसाल कहते हैं। सिक्का जहाँ बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं भाई? टकसाल कहते हैं हम लोग। तो भारत में कहाँ है भाई? 4 जगहों पर है। कहाँ पर, कितने जगहों पर है? 4 जगहों पर बनाया जाता है। नाम मैं बता दे रहा हूँ, एक तो हो गई दिल्ली, एक हो गई दिल्ली, दूसरा हो गया हैदराबाद, और तीसरा हो गया मुंबई, और चौथा क्या हो जाएगा भाई? चौथा हो गया आपका कोलकाता। कहाँ हो गया? कोलकाता। ये 4 जगहों पर बनाया जाता है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। इसमें से देखिए कोई ढूंढिए कहाँ मिल गया भाई? 1 मिनट यार, दिल्ली मैंने लिख दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, दिल्ली नहीं है। दिल्ली यहाँ ऑप्शन में दिख गया था इसलिए मैंने लिख दिया, दिल्ली नहीं है। अभी तो कह रहा हूँ कहाँ गया? नोएडा बेचारा, नोएडा में, ठीक है। पहला ऑप्शन मेरा गलत था। अब इसमें से देखिए, इसमें से ढूंढिए कौन हो जाएगा, इसलिए 2 ऑप्शन मिलने लगे थे, मैं अभी सीधा गलत हो जाता। चलिए ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं बनता है, यहाँ भी नहीं बनता है, बचा क्या? कोलकाता बचा है। कोलकाता जब बचा है तो यही इसका उत्तर हो गया, जब बचा है भाई तो उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए जान लीजिए कहाँ कहाँ पर पैसे बनते हैं, किसका सिग्नेचर होता है, ये सारी चीजें तो आई हुई है ना आपके पीईटी में, एकदम आया हुआ प्रश्न है ये, 100% आया हुआ प्रश्न है। चलिए, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का फुल फॉर्म क्या है? अरे मैं पूरा बता दे रहा हूँ ना। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पूरा बता दिया। सी का क्या बताना है भाई? सी का क्या बताना है वो आप ढूंढ लीजिए। अब सी का पूछ रहा है तो सी का बता दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।